जो दिल्ली सुल्तान तक का हिस्सा है वो खत्म हो चुका है। दिल्ली सुल्तान के बाद जो आगे हमको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है या तीन राजवंश के बारे में पढ़ना है। एक तो है हमारा कौन सा, विजयनगर, ठीक। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बहमनी, ठीक है। मैं बताया था कि विजयनगर और बहमनी किसके साथ पैरेलल चलते हैं, तो ये दिल्ली सुल्तान के साथ में, ठीक है ना, दिल्ली सुल्तान के साथ पैरेलल चलते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमको करना है वो कौन सा, मराठा, ठीक है। और मराठा के साथ पैरेलल चलेंगे तो ये मुगल्स के साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग का दिल्ली सुल्तान वाला हिस्सा खत्म हो गया है। इसके बाद का जो हिस्सा है हमारा कौन सा, विजयनगर और बहमनी। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कौन सा, विजयनगर। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताया था जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, उसको एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा के चलता हूँ आपको। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये राजस्थान वाला इलाका, ये गुजरात, और ये फिर नीचे का साउथ इंडिया वाला हिस्सा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये हमारा साउथ इंडिया वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये कौन सा इलाका है, दिल्ली, जहां पर किसका शासन चल रहा है, तो सुल्तान का, ठीक। उस समय रूलर कौन हुए थे, तो ये हुए थे कौन से, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही लगभग 1325 में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था, इसका नाम था गुरशस्प, ठीक। अली गुरशस्प या मोहम्मद बिन गुरशस्प जो भी है, ये 1325 में तुगलक से विद्रोह करता है। कहां पर, ये जो कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर विद्रोह करता है, ठीक है। और यहीं पर एक राज्य है जिसको बोलते हैं कांपिल्य। कौन सा, कांपिल्य नाम का एक राज्य है। यहाँ पर क्या कर लेता है ये गुरशस्प, आकर यहाँ पर छुप जाता है। बात समझ में आ रही है। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन चल रहा है, ठीक है, रूल चल रहा है। उसी के समय 1325 में जो गुरशस्प उसका भाई था, वो इसके साथ में विद्रोह करके यहाँ कांपिल्य नाम की जगह में आकर क्या हो जाता है, छुप जाता है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर अटैक करता है, और यहाँ अटैक करने के बाद में इस राज्य को समाप्त करके दो भाई, कौन, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम क्या होगा, बुक्का, ठीक। इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके कहा ले जाता है, दिल्ली लेकर चला जाता है। वहां दिल्ली में इन हरिहर और बुक्का को कौन सा धर्म अपनाने को दबाव डालता है, तो इस्लाम, ठीक है। वहां पर ये हरिहर और जो दो बुक्का के दो भाई हैं, ये कौन सा धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। फिर जब ये इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो इनको ये फ्री कर देता है। भाई पहले कैद में रखा था, कैद में ही लोग क्या करते हैं, इस्लाम धर्म मानने के तैयार हो जाते हैं। और जब ये इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर देता है, आजाद कर देता है। और आजाद करने के बाद में फिर से इसी साउथ इंडिया में इनको भेजता है, किसके लिए, अभियान करने के लिए। लेकिन जब ये दोनों भाई यहाँ वापिस आते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों भाई जब यहाँ पर वापिस आएंगे तो ये दोनों भाई कौन, एक तो हो जाएगा आपका सायण, ठीक है, एक सायण, और दूसरे गुरु हो जाएंगे कौन से, विद्यारण्य, ठीक है। ये जो दो हिंदू गुरु होते हैं, इनसे ये दोनों भाई दीक्षा शिक्षा लेते हैं फिर से, और फिर से क्या कर लेते हैं, हिंदू धर्म अपना लेते हैं। हिंदू धर्म अपनाने के बाद में इसी कर्नाटक के आसपास के इलाका में, जो यहाँ पर कौन सा है, हम्पी, ठीक है, इसी हम्पी इलाके में एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको कहा जाता है कौन सा, विजयनगर या जीत का शहर। कहानी समझ में आई। देखो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन चल रहा है, उसी समय उसका भाई जो गुरशस्प था वो यहाँ पर आकर उससे विद्रोह करके, ठीक है, कांपिल्य नाम का जगह था, जो कांपिल्य नाम की जगह पर साउथ इंडिया में, वहां पर आकर क्या लेता है, शरण लेता है या छुप जाता है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आता है, कांपिल्य को तबाह कर देता है। तबाह करने के बाद में यहाँ पर जो दो भाई, कौन सा, हरिहर और बुक्का, इन दोनों को अपने साथ गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाकर के उसको कैद कर देता है। कैद करने के बाद में ये दोनों भाई कौन सा धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इनको फिर से साउथ इंडिया भेजता है इन्वेजन करने के लिए, यानी कि अभियान करने के लिए। उस अभियान के दौरान जब ये भारत वापिस कहाँ आते हैं, दक्षिण भारत में आते हैं, तो दो धर्म गुरु, कौन, एक आपका सायण और दूसरे कौन से, विद्यारण्य, इन दोनों से ये दीक्षा शिक्षा लेकर के फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं, और दिल्ली सुल्तान से स्वतंत्र एक नया साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसको कौन सा कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य जो है, जो ये कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी, और ये कौन सी इसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, इन दोनों के किनारे पर यहाँ पर एक जगह होगी, कौन सी, हम्पी। कौन सी जगह, तो हम्पी। हम्पी के आसपास में अपना एक कौन सा नया साम्राज्य इकट्ठा करते हैं या नया साम्राज्य बनाते हैं, जिसका नाम क्या होगा, विजयनगर, ठीक है। विजयनगर को जीत का शहर भी कहा जाता है, जीत का शहर, ठीक। मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जहां भारत में एक तरफ सभी तरफ मुसलमानों का साम्राज्य चल रहा होता है, उसी बीच में हरिहर और बुक्का दो भाइयों को एक छत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, इस्लामिक कल्चर चल रहा है। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य खड़ा होगा, ये लगभग 1336 के आसपास। कब, तो 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर कौन सा नया साम्राज्य गठित करेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य गठित करेंगे। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को, ठीक है, आर्ट,
कल्चर, आर्किटेक्चर, है ना, इन सभी के लिए क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए, साहित्य के लिए। ऐसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान हमको दिखाई देंगे। और इनमें, है ना, कुल कितने राजवंश मिलेंगे आपको? तो जो विजयनगर में टोटल 4 राजवंश हमको दिखाई देंगे। पहला जो राजवंश होगा वो होगा कौन सा? संगम। पहला कौन सा राजवंश? संगम। संगम के बाद में मिलेंगे कौन से? सालुब राजवंश। और सालुब के बाद में मिलेंगे आपको तुलुक। ठीक है, तुलुक। फिर सबसे आखिरी में कौन सा हो जाएंगे? अराविडु। ठीक है, ये टोटल 4 राजवंश हमको दिखाई देंगे। कहां पर? इसी विजयनगर में। इसी विजयनगर में ये तुलु राजवंश के सामने एक राजा आएंगे जिनका नाम होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ठीक है। इन्हीं कृष्णदेवराय का जो पीरियड होता है कहां पर? विजयनगर में। इसी को साउथ इंडिया में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में आपके पास, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 50 के नोट में एक मंदिर का फोटो बना हुआ है, इसमें कुछ चक्र बने हुए हैं, इस तरीके से चक्र बने हुए होंगे। देखो, ये जो चक्र है ये विठल स्वामी मंदिर का है, जो कि कहां पर है? हम्पी में है। ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो कृष्णदेवराय के समय में ये मंदिर बनवाया गया था। इस हम्पी के जो विठल स्वामी मंदिर है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में क्या किया गया? सिक्योर किया गया है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि विजयनगर की हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। जब एक तरफ हम लोग केवल मिडिवल हिस्ट्री को केवल इस्लामिक राज्य के तौर पर जानते हैं, तो उसी के बीच में एक हिंदू राज्य भी था जिसका क्या नाम था? विजयनगर। बाद में इसी विजयनगर में, जिसकी स्थापना कब हो जाएगी? संगम वंश की स्थापना करेंगे 1336 में। इसी 1336 के बाद में यहाँ पर एक छोटा राजवंश और हमको दिखाई देगा, जो कि कौन सा राजवंश होगा? बहमनी। ठीक है, तो यहाँ पर बहमनी और यहाँ पर कौन सा? विजयनगर। समझ में आ रहा है? तो इसी बहमनी और विजयनगर के बीच, बहमनी कब आएगा? तो ये लगभग 1346 के आसपास स्टैब्लिश होगा। विजयनगर कब स्टैब्लिश होगा? 1336 में। तो विजयनगर में स्टैब्लिश होने के 10 साल बाद में बहमनी साम्राज्य आएगा। और इसी बहमनी और विजयनगर के बीच में, ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में कौन सा एरिया है? दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूँ? दोआब, इसे क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदी के बीच का जमीन। ठीक है, ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो स्पेस है, जिसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब कहा जाता है, इसी पर कब्जे के लिए बहमनी और विजयनगर के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा। बाद में होता यह है कि जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। फिर ये 5 हिस्से मिलकर के कृष्णदेवराय के बाद में जो आगे इनके जो सक्सेसर आते हैं, उनके साथ में इनका वॉर होता है। वॉर जो होता है कौन सा? 1556 में, सॉरी 1565 में। कब होगा? तो 1565 में एक बहुत फेमस वॉर होता है, जिसका नाम है तालीकोटा। कौन सा वॉर? तालीकोटा। इसको बेनीहट्टी या राक्षसी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, होता यह है कि इन दोनों के बीच में तालीकोटा या बेनीहट्टी का युद्ध होगा, और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाद में जो विजयनगर है वो मराठा के अधीन आ जाता है। ठीक है, मतलब विजयनगर का कुछ हिस्सा जो मराठा के हिस्से में आ जाता है। और यहीं पर जो वाडियार वंश के राजा होंगे, कौन से? चिक्का कृष्ण राज, वो यहाँ पर कौन सा राज्य स्थापित करेंगे? तो मैसूर स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्वतंत्र राज्य आएंगे। बाद में इसी मैसूर में कौन आ जाएगा? मराठा में छत्रपति शिवाजी महाराज आ जाएंगे, और मैसूर में आगे चलकर कौन दिखाई देगा? तो हैदर अली हमको दिखाई देगा, जिनका झगड़ा किनके साथ में होता है? अंग्रेजों के साथ में होता है। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। अब एक एक करके हम लोग संगम, सालुक, तुलुक, अरिवाड़ू और बहमनी साम्राज्य के बारे में करके देखते चलते हैं। ठीक है, ये आपको मैप समझ में आ गया। सबसे पहले जो हमको देखना है, किसके बारे में देखना है? तो संगम राजवंश के बारे में देखना है। संगम डायनेस्टी में जो राजा होंगे, सबसे पहले जो आएंगे कौन से? हरिहर। हरिहर के बाद कौन आ जाएंगे? तो बुक्का, हरिहर, बुक्का। फिर 3rd नंबर पर जो राजा आएगा वो होगा हरिहर सेकंड। ठीक है, फिर 4थे नंबर पर देवराय 1st। फिर 5वें नंबर पर आपका हो जाएगा कौन सा? देवराय सेकंड। ठीक, हरिहर, बुक्का, हरिहर, देवराय, फिर देवराय। उसके बाद 6वें नंबर पर कौन सा जाएंगे? मल्लिकार्जुन। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर के जो रूलर रहेंगे वो कौन जाएंगे? विरूपाक्ष। ठीक, तो ये जो राजा होंगे वो कौन से जाएंगे? संगम डायनेस्टी के हो जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में बताया था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक से झगड़ा करके कौन 2 भाई यहाँ पर आते हैं? हरिहर और बुक्का। यही दोनों भाई अपने पिता के नाम पर, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? हरिहर बनेंगे। हरिहर के बारे में जो चीज जानने को है, इनको कहा जाता है 2 समुद्रों का विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 2 समुद्रों का विजेता। 2 समुद्र कौन से? एक इस पार का, एक इस पार का। हाँ कि नहीं? इस तरफ कौन सा? भाई इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरेबियन सी, है ना, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। इन दोनों समुद्रों का विजेता किनको माना जाता है? हरिहर को जाना जाता है। ये अपने प्रशासन के 7वें साल में, ठीक है, अपना जिनका गवर्नेंस चल रहा होता है, उसके 7वें साल में इनकी जो राजधानी थी, ठीक है, वो कहां से? आनेगोंडा से। देखो, आनेगोंडा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। आनेगोंडा से अपनी राजधानी कहां लेकर जाएंगे? हम्पी लेकर जाएंगे। ठीक है, मतलब हम्पी विजयनगर की पहले से राजधानी नहीं थी, पहले कौन सी थी? आनेगोंडा था। उसके बाद में उसको कौन सी राजधानी बनाएंगे? अपनी हम्पी राजधानी बनाएंगे। मतलब क्या? सबसे पहले 2 समुद्रों का विजेता इनको कहा जाएगा, उसके बाद में ये अपना क्या करेंगे? राजधानी बदलेंगे। ठीक, उसके बाद यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा होयसल।
होयसल, ये होयसल को क्या करेंगे, विजयनगर में मिला लेंगे और बाद में लगभग 1346 के आसपास, 1346 के आसपास बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, तो बहमन शाह द्वारा। बहमन शाह जो कि इस्लामिक रूलर होंगे, वो यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, कौन सा, बहमनी राज्य। तो हरिहर के बारे में क्या है, इनको 2 समुद्रों का विजेता कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी शासन के 7वें वर्ष में आनेगोंडा से हम्पी लेकर आए। उसके बाद होयसल का विलय इन्होंने किसमें कर दिया, विजयनगर में कर दिया। और 1346 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में जो विजयनगर का है उसका विस्तार क्या हो जाता है, रुकने लगता है। क्लियर, तो किसके बारे में हो गया, हरिहर के बारे में हो गया। आगे चले, अब आगे राजा कौन बनेंगे, बुक्का बनेंगे। तो लगभग इसी 1346 तक, कब तक, तो लगभग 1346 तक ये हरिहर और बुक्का दोनों भाई एक साथ मिलकर प्रशासन चलाएंगे। ठीक है, तो 1346 के बाद में क्या करते हैं, बुक्का अपना प्रशासन अपने हाथों में ले लेते हैं। समझ में आया, ठीक। उसके बाद ये जो बुक्का होंगे ये मदुरई को, किसको, मदुरई को विजयनगर में लाएंगे। और उसके बाद इनके बारे में क्या, चीन में क्या करेंगे, दूत मंडल भेजेंगे। दूत मंडल कहां पर, चीन में। ठीक, 1346 तक संयुक्त रूप से हरिहर के साथ में प्रशासन चलाएंगे, मदुरई को विजयनगर में लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चीन में दूत मंडल भेजेंगे। ठीक, उसके बाद में ये एक जगह है रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। ठीक है, रायचूर दोआब को फिर से विजयनगर में डालेंगे। और उसके बाद ये जो बुक्का होंगे इनको हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो ये कौन सी उपाधि धारण करेंगे, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। यहां बड़ा करके लिख देते हैं इसको, ये कौन सी उपाधि लेंगे, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, इतनी बातें किसके बारे में हो गई, बुक्का के बारे में। क्या क्या है, तो ये 1346 तक, 1346 तक हरिहर और बुक्का दोनों एक साथ रूल चलाएंगे। उसके बाद में जब बुक्का राजा बनने के बाद में मदुरई को और जो रायचूर दोआब वाला इलाका है उसको किसमें मिला लेते हैं, विजयनगर में मिला लेते हैं। चीन में दूत मंडल भेजते हैं और क्या, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय में किसका, बहमनी का और किसका, विजयनगर का, किसका, बहमनी का और विजयनगर का झगड़ा स्टार्ट होता है। देखिए, झगड़ा होने के कुछ कारण थे। एक तो ये कृष्णा तुंगभद्र वाला इलाका, ठीक, एक ही वाला इलाका है जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल है। उसके बाद में यहीं पर कृष्णा गोदावरी वाला जो डेल्टा है, कौन सा, कृष्णा गोदावरी वाला जो डेल्टा एरिया है यहाँ पर भी है। और दूसरा यहाँ पर महाराष्ट्र वाले जो कौन सा इलाका है, कोंकण। ठीक है, ये जो इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण। ठीक, कोंकण कोस्ट के लिए एक्चुअली होता यह है कि ये जो बहमनी साम्राज्य है वो इस एरिया को ब्लॉक कर देता है। ठीक, और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घोड़े चाहिए, तो घोड़े इधर से आते थे, इसको लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। तो यहाँ से कोस्ट से होकर यहाँ पर क्या मिलते थे, इनको घोड़े मिलते थे। तो एक तो यहाँ पर इस इलाके के लिए जो कि कोंकण कहलाता था, उसके बाद में एक आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए, और एक तो कृष्णा तुंगभद्रा जो दोआब क्षेत्र है इसके लिए। इन तीनों चीज के लिए ये आपस में लड़ते रहते थे। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही ना। तो इसी कृष्णा तुंगभद्रा नदी का जो ये एरिया है इसको क्या बना दिया जाएगा, विजयनगर और बहमनी के बीच में एक कराची की फिजिकल बाउंड्री मान लिया जाएगा। किसको, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के इलाके को। ठीक, तो ये समझ में आ गया बुक्का के समय में क्या काम हुआ था। 1346 तक ये संयुक्त रूप से शासन करेंगे। मदुरई को और रायचूर दोआब को किसे मिलाएंगे, विजयनगर में सम्मिलित कर लेंगे। चीन में दूत मंडल भेजेंगे। उसके बाद में चूंकि इनको हिंदू धर्म का क्या माना जाता था, संरक्षक माना जाता था, इसलिए इनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक, मतलब वेदों के मार्ग पर चलने वाले के नाम से क्या जाएंगे, फेमस होंगे। बाद में इन्हीं के समय में जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी का जो इलाका है इसको विजयनगर और बहमनी के बीच में क्या मान लिया जाएगा, बाउंड्री मान लिया जाएगा। ये क्लियर, हरिहर और बुक्का के बीच में। ठीक, अब आगे चले और ठीक, अब आते हैं किस पर, हरिहर द्वितीय पर। तो हरिहर द्वितीय के बारे में क्या है, ये दोनों जो राजा होते थे ये अभी तक कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं लेंगे, है ना, कोई भी उपाधि धारण नहीं करेंगे। इन दोनों राजाओं के विरुद्ध ये जो तीसरे नंबर के राजा होते कौन सा, हरिहर सेकंड, ये महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, है ना, ऐसे क्या करेंगे, बड़े बड़े टाइटल से क्या करेंगे, उपाधि धारण करेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में जो कौन, सायण, जिनसे इन दोनों भाई ने दीक्षा ली थी। ठीक है, सायण जी क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसके बाद में एक जैन धर्मावलंबी थे, यानी जैन धर्म के ज्ञाता थे, जिनका नाम था इरुगपा। क्या नाम था, इरुगपा। वो इनकी किसमें रहेंगे, कोर्ट में रहेंगे। इरुगपा जो कि जैन धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ये इनके क्या रहेंगे, सेनापति, सेनापति रहेंगे। और इनकी एक रचना है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्या, नानार्थ रत्न माला। ये क्या हो जाएगी, इनकी बुक हो जाएगी। ठीक, तो एक इसके बारे में, हरिहर सेकंड के बारे में क्या क्या है, क्या एक तो उन्होंने अपने दोनों राजाओं के विपरीत कौन कौन सी, महाराजाधिराज, राज परमेश्वर, कौन कौन सा, महाराजाधिराज, राज परमेश्वर जैसी उपाधि धारण करेंगे। सायण इनके प्रधानमंत्री होंगे। इरुगपा जो कि जैन धर्म के ज्ञाता थे वो इनके सेनापति बनेंगे। और इनकी जो इरुगपा थे इनकी जो रचना थी वो कौन सी जाएगी, नानार्थ रत्न माला। ठीक है, अब देखो ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण कर रहे हैं, ये जैन धर्म का पोषण कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं किनको, इरुगपन के साथ में। तो ये क्या करेंगे, ये फेमस होंगे किसके लिए, बोलते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के, यानी कि सभी धर्मों का पोषण करने के लिए जाने जाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं किस पर, देवराय पर।
यहां तक का पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे किस पर, देवराय में आते हैं। तो देवराय के बारे में क्या है, अब यहां पर बहमन शाह है, ठीक, बहमन शाह के आगे सक्सेसर आएंगे, यानी कि आने वाले वंशज कौन, फिरोज शाह, फिरोज शाह बहमनी, ठीक, कौन, फिरोज शाह बहमनी के साथ में इनका युद्ध होगा। युद्ध में ये हार जाएंगे। युद्ध में हारने के बाद में इनको एक शर्मनाक संधि करनी पड़ती है। शर्मनाक संधि के तौर पर ये जो कृष्णा तुंगभद्र का दोआब क्षेत्र है वो बहमनी को सौंप दिया जाता है। इसके साथ में किनकी, देवराय फर्स्ट की जो बेटी होती है, इनका विवाह इनको किस साथ में कराना पड़ता है, बहमनी के साथ में कराना, उसको फिरोज शाह बहमनी के साथ में कराना पड़ता है। बाद में ये जो तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाएंगे, डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो डैम या बांध बनाएंगे, है ना। और इनके पास में एक बहुत फेमस कवि कोई, कौन, श्रीनाथ इनके दरबार में रहेंगे। ये फेमस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, क्या कि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, तो वो देवराय प्रथम के दरबार में। क्या हो जाएगा, फिरोज शाह बहमन के साथ में इनका युद्ध होगा, हार जाएंगे, विवाह करना पड़ेगा और जो दोआब क्षेत्र है वो बहमनी को देना पड़ेगा, बहमनी साम्राज्य में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, तुंगभद्रा नदी में डैम बनाएंगे। डैम बनाएगा, इनके पास क्या जाएगा, श्रीनाथ इनके दरबार में रहेंगे। उसके बाद इसके पास में एक फारसी यात्री, कौन सा, सॉरी फारसी नहीं, इतालवी, यानी इटली से एक यात्री आएंगे, कौन सा, निकोलो पोंटी, निकोलो पोंटी, ठीक है। क्या क्या है, फिरोज शाह बहमनी, उसके बाद बांध, श्रीनाथ, और फिर इतालवी यात्री यानी कि इटली से एक विजिटर आएंगे, कौन, निकोलो पोंटी। उसके बाद में इनके बारे में आगे इन्होंने क्या किया था, बहुत फेमस पोएट्स को अपनी सभा में रखा हुआ था, जिनको ये क्या कहते थे, मुक्ता सभागार। क्या कहते थे, तो मुक्ता सभागार, ये ऐसा इनका नाम लिख रखे थे, जिसमें क्या था, बहुत फेमस पोएट्स और कवियों को ये रखते थे, ठीक। तो ये 5 बातें इनके बारे में, देवराय फर्स्ट के बारे में। आगे चलते हैं, किसके बारे में, देवराय सेकंड। तो देवराय सेकंड के बारे में क्या क्या है, ठीक। देवराय सेकंड जो इनसे काफी हैवी रूलर रहेंगे, ये गजबेटकर, किसकी, तो गजबेटकर की क्या धारण करेंगे, उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। ये अपने लिए टाइटल रखेंगे, कौन सा, गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब है हाथियों को हराने वाला। गजबेटकर का मतलब क्या होता है, हाथियों को हराने वाला, ऐसा ये टाइटल लेंगे। इसके बाद में इन्हीं के समय में कहना चाहिए क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी, यानी कौन सा, समुद्री नौसेना, समुद्री नौसेना ये डेवलप करेंगे, ठीक है। इन्हीं के समय में जो किसका, विजयनगर का सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार होता है। ये जो देवराय प्रथम थे, जिन्होंने तुंगभद्रा नदी को जो दोआब क्षेत्र था, बहमनी को वापस, बहमनी साम्राज्य में उनके समय मिल गया था, वो ये पूरा एरिया, कहां तक का, ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ पर कौन सा, उड़ीसा, ठीक है। फिर इधर आपका कहां तक, ये श्रीलंका, ठीक है, मतलब कौन सा, उड़ीसा, श्रीलंका, मालवा, गुलबर्गा, ये जितने भी एरिया है, ये सबसे ज्यादा विस्तार किनके समय में होगा, देवराय के समय में होगा। तो क्या बताएंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा साम्राज्य इनका होगा, क्लियर, ठीक है। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करेंगे कि कहां तक, ये पूरा एरिया किसे मिला लेंगे, विजयनगर में मिला लेंगे। उसके बाद में ये श्रीनाथ, इनको श्रीनाथ को क्या कहकर बुलाएंगे, कविराज की उपाधि देंगे। किसको, श्रीनाथ को कविराज की उपाधि देंगे। बाद में इन्हीं के समय में एक फारसी यात्री, कौन सा, फारसी यात्री आया था, जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ये कौन आएंगे, विजयनगर की यात्रा करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या था, ये अपने आप को गजबेटकर की उपाधि देंगे। गजबेटकर का मतलब क्या होता है, हाथियों को हराने वाला। उसके बाद में इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग समुद्री नेवल आर्मी, समुद्री नौसेना बनेगी। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार कहां था, यार उड़ीसा, श्रीलंका, मालवा, गुलबर्गा, ये सभी इनको मिला लेंगे। उसके बाद श्रीनाथ को कविराज की उपाधि देंगे। उसके बाद इन्हीं के समय में एक फारसी यात्री कौन, अब्दुल रज्जाक, इन्हीं के समय में क्या करेंगे, विजयनगर की यात्रा करेंगे। क्लियर, ये देवराय तक का मामला क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देवराय के बाद में अब यहां पर इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक। ये देवराय तक लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसके बाद जो कौन आएगा, मल्लिकार्जुन आएगा। तो मल्लिकार्जुन के समय में एक विदेशी यात्री यानी कि विजिटर आएंगे फिर से, जिनका नाम था कौन के, माहुआन, ठीक है। और उसके बाद इनको क्या कहा जाएगा, प्रौढ़ देवराय, ठीक। इनको किस नाम से जाना जाएगा, प्रौढ़ देवराय। और इनके समय में एक विदेशी यात्री आएंगे, कौन, माहुआन, क्लियर। उसके बाद में ये मल्लिकार्जुन का हो गया। और सबसे लास्ट रूलर कौन होंगे, विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष के समय में एक ही चीज फेमस हुई थी, ये इनके समय में इनके सेनापति कौन बन जाएंगे, नरसा नायक। कौन बनेंगे, नरसा नायक, ठीक। नरसा नायक इनके सेनापति बनेंगे, जो बाद में विरूपाक्ष क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। बात समझ में आ रही है। नरसा नायक इनका सेनापति होगा, जो कि क्या करेगा,
विरूपाक्ष का, जो कि संगम डायनेस्टी का सबसे लास्ट लॉर्ड होगा, उसको क्या कर देगा, ये हत्या कर देगा। ठीक, और हत्या करने के बाद में एक गवर्नर होगा, कौन सा, सालुब नरसिंह, सालुब नरसिंह, उनको क्या कर देगा, विजयनगर का साम्राज्य सौंप देगा। अब इसी के बाद में सेकंड डायनेस्टी कौन सी आएगी, सालुब डायनेस्टी आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आया। ये जो घटना होती है जिनको, जिसमें नरसा नायक विरूपाक्ष की हत्या कर लेते हैं, इसे कहा जाता है प्रथम बालापहार, प्रथम बालापहार। ठीक है, ये याद रखें, प्रथम बालापहार क्या था, तो नरसा नायक ने विरूपाक्ष की हत्या कर दी थी। बात क्लियर, मतलब बालपन में ही शायद हत्या कर दी गई होगी, इसलिए प्रथम बालापहार कहा जाता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कौन सा, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी को अगला आता है किस पर, सालुब डायनेस्टी पर। सालुब डायनेस्टी के केवल दो ही रूलर हमको दिखाई देंगे यहाँ पर। सालुब डायनेस्टी में दो रूलर कौन कौन से, एक होगा आपका सालुब नरसिंह, जिनके नाम पर ये रखा जाएगा सालुब नरसिंह, और उसके बाद में ये जो होंगे कौन सा आ जाएंगे, इमाडी नरसिंह। ठीक, केवल दो रूलर यहाँ पर दिखाई देगा, कौन सा, एक हो जाएगा आपका सालुब नरसिंह, ठीक है, और उसके बाद कौन सा, इमाडी नरसिंह। सालुब नरसिंह के समय में भी इनका जो मेन पावर रहेगा, वो मेन पावर किसके हाथ में रहेगा, तो ये नरसा नायक के हाथ में। नरसा नायक को अपनी पूरी अथॉरिटी देंगे कि तुम्हें अपने साथ चलाओगे, तुम्हें तो हमको राजा बनाए थे। उसके बाद में इन्हीं के समय में अरबी घोड़ों का व्यापार किया जाएगा, किसका, अरबी घोड़ों का व्यापार किया जाएगा। ठीक, इनके बारे में तो केवल दो चीजें हैं। इसके बाद कौन रूलर बनेंगे, तो इमाडी नरसिंह बनेंगे। इमाडी नरसिंह को बाद में ये जो नरसा नायक है, ठीक है, ये जो नरसा नायक है, इसको क्या कर देगा, नजरबंद कर देगा, यानी कि कैद कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, नजरबंद कर लेता है, और इसी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। क्या ले लेता है, पूरी सत्ता, यानी कि सारी अथॉरिटी कौन ले लेता है अपने हाथ में, नरसा नायक ले लेता है। ठीक, और बाद में इसकी क्या कर देता है, नजरबंद करने के बाद में इसको मार देता है। इसी घटना को, जब इमाडी नरसिंह को ये हत्या करता है, इसे कहा जाता है सेकंड बालापहार, यानी कि क्या, बालपन में इसकी हत्या कर दी जाती है। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट बालापहार किसका हुआ था, तो विरूपाक्ष का हुआ था। सेकंड नंबर का बालापहार किसका हुआ, तो इमाडी नरसिंह का हुआ। ठीक, अब इमाडी नरसिंह के बाद में ये जो नरसा नायक था, नरसा नायक का बेटा ही कौन, वीर नरसिंह, ये क्या करेगा, तुलु वंश की स्थापना करेगा। बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, लगभग 300 साल तक ये डायनेस्टी चलती है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, जो हमको देखना है वो इसी तुलु में कृष्ण देव राय के समय का जो टाइम है वो हमको देखने का होगा। चलिए, अब तुलु नरसिंह के जो पहले रूलर होंगे वो, उनका नाम क्या जाएगा, वीर नरसिंह। ठीक, तो ये नरसा नायक के पुत्र होंगे जो राजा बनेंगे, बहुत कम समय के लिए राजा बनते हैं, इनके समय कुछ खास होता नहीं है। बाद में कौन आएंगे, तो कृष्ण देव राय। कौन आएंगे, कृष्ण देव राय। ठीक है, ये जो कृष्ण देव राय होंगे, ये विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा होंगे। ठीक, ये जो कृष्ण देव राय हैं, ये किसके समकालीन होंगे, तो ये बाबर के समकालीन होंगे। किसके समकालीन है, बाबर के समकालीन है ना। यहाँ अब दिल्ली में कौन आ चुके हैं, तो मुगल्स का एंट्रेंस हो चुका है यहाँ पर। दिल्ली में किनका, दिल्ली में जो अभी तक सुल्तान चल रहे थे, इन सुल्तान के जगह में कौन लोग आ चुके हैं, बाबर। मतलब बाबर पानीपत का वॉर जीत चुका है, किस साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में। तो अब यहाँ पर कौन आ गए हैं, मुगल का शासन यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, कृष्ण देव राय के समकालीन होंगे बाबर। बाबर पूरे भारत में किसको, कृष्ण देव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताएंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद ये कुछ मंदिर बनवाएंगे कृष्ण देव राय। कौन कौन सी मंदिर बनाएंगे, तो एक विठल स्वामी और हजारा, दो मंदिर है। कौन सा, एक विठल स्वामी मंदिर और एक हजारा मंदिर। कहां पर, हम्पी में बनाएंगे। इसी विठल स्वामी मंदिर को अभी 2017-18 के बाद से जो 50 के नए नोट आए हैं, 50 के नए नोट में क्या किया गया, इनको इस मंदिर को क्या किया गया, दिखाया गया। तो कौन सी मंदिर को, तो विठल स्वामी मंदिर को, जो कि कहां पर है, हम्पी में, और यही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या बताया, बाबर के समकालीन थे, मंदिर की स्थापना किए। उसके बाद में इनकी खुद की रचना, यानी कि संस्कृत में रचनाएं भी करते थे। इनकी कुछ रचनाएं का जिनका नाम क्या, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। और एक और इनकी रचना थी कौन सी, अवमुक्त मालयद, अवमुक्त मालयद। ये क्या हो जाएंगी, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या बता दिए, बाबर का समकालीन है, मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है, कुछ किताबें इन्होंने लिखी है जो, जिसमें जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में है। ठीक, और ये कौन से भाषा में है, तो तमिल भाषा में है। इस बात का ध्यान रखेंगे, अब याद है, ठीक है, बाकी भाषा का मैटर नहीं करता है। उसके बाद ये क्या करेंगे, बीदर को स्वतंत्र करेंगे बहमनी से। क्लियर। उसके बाद रायचूर दोआब को, इसको रायचूर जो बहमनियों के कब्जे में चला गया था, उसको फिर से अपने कब्जे में लेके आएंगे, जिसको रायचूर दोआब वाले क्षेत्र को। ठीक, अब इन्हीं के समय में यहाँ कर्नाटक वाले इलाके में कौन सा, वास्को डी गामा आएंगे कब, 1498 में वास्को डी गामा आए थे, जो हम लोग किसे पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कि वास्को डी गामा यहाँ पर किसमें आएंगे, 1498 में आएंगे, जहां पर इनके जो राजा थे कौन, कलिकट बंदरगाह में जमोरिन इसका स्वागत करेंगे। अब यही जो पुर्तगाली हैं, जमोरिन से युद्ध करने के लिए किसको भेजेंगे, फादर लुई।
कौन? फादर लुई, जो कि पुर्तगाली हैं, वो किससे अनुमति मांगने के लिए आएंगे? कृष्ण देव राय से अनुमति मांगने के लिए आएंगे। बात समझ में आ रहा है? बाद में कृष्ण देव राय की कुछ उपाधियां भी होंगी, जैसे यवन राज स्थापनाचार्य, है ना। उसके बाद आंध्र भोज, उसके बाद अभिनव भोज, ऐसी अलग अलग क्या करेंगे? ये उपाधियां धारण करेंगे। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद में कृष्ण देव राय के बारे में एक दो पॉइंट और भी है कि ये पुर्तगालियों के साथ में व्यापारिक संबंध बनाएंगे। इनके समय भी दो यात्री आएंगे। कौन सा? एक आपका, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, एक होगा कौन? एडवर्ड बारबोसा, और एक होगा कौन? डोमिंगो पायस। ये जो डोमिंगो पायस है, यही अपनी किताब में बताएंगे कि कृष्ण देव राय दक्षिण भारत का, मतलब पूरे विश्व में, अगर भारत में, है ना, पूरे वर्ल्ड में बोलो चाहे भारत में बोलो, दक्षिण भारत सबसे कौन सा राज्य होगा? समृद्ध राज्य होगा। इन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कृष्ण देव राय के समय में जो गोल्ड डायमंड थे वो रोड में बेचे जाते थे। क्लियर है? आर्किटेक्चर हो चाहे आर्किटेक्चर, आर्ट, ठीक, साइंस, इन सभी के लिए क्या बताया है? गोल्डन पीरियड बताया किसको? कृष्ण देव राय के पीरियड को। और यही बताया है कि जो कृष्ण देव राय के सामने जो विजयनगर साम्राज्य था, वो उस समय के रोमन साम्राज्य से भी क्या ज्यादा बड़ा शहर था, यानी कि बहुत रईस था। मतलब लगभग इनका शेप साइज क्या बताया इन्होंने? सेम बताया। तो ये सारी बातें कौन करेंगे? डोमिंगो पायस करेंगे। किसकी तारीख में? तो कृष्ण देव राय की तारीख में। कृष्ण देव राय साहित्य के संरक्षक थे। मैंने आपको बताया कि इनकी खुद की भी रचनाएं थी। कौन सा? जामवती कल्याण और अवमुक्त माल्या। इनके सभा में 8 संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अष्ट दिग्गज जिनको कहा जाता है, मतलब संस्कृत के 8 बड़े विद्वान थे। आपने तेनाली रमन का नाम सुना होगा, जिनको साउथ इंडिया का बीरबल कहा जाता है। क्या? तेनाली रामा कहते हैं या तेनाली रमन कहते हैं? ये इनके अष्ट दिग्गज में से एक थे। इनके अष्ट दिग्गज में जो कुछ विद्वान थे, उनमें कि कुछ नाम मेरे को, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जैसे मैं इसको लिख के चलता हूँ यहाँ पर। अष्ट दिग्गज में 8 विद्वान होंगे। सबसे पहले कौन सा? अल सीन पेड्डाना। अगर याद रह पाए तो अच्छी बात है। कौन सा पहला बताएगा? अल सीन पेड्डाना। उसके बाद मादयगिरी मल्लन, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन? नंदी तिम्मन। चौथे नंबर पर अच्चल राजू रामचंद्र। ठीक है, ये 4 हो गए। बाकी किधर लिखते चले? अच्चल राजू रामचंद्र हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पर भट्टमूर्ति, ठीक, भट्टमूर्ति। उसके बाद धुरजटी, ठीक। 7वें नंबर पर पिंगली सुरन, और आखिरी में कौन? 8वें नंबर पर तेनाली रमन या तेनाली रामा, भी अलग अलग नाम मिलता है। तो ये कौन जाएंगे? इनके अष्ट दिग्गज हो जाएंगे। क्लियर? तो ये किसके बारे में हो गया? कृष्ण देव राय के बारे में। आगे चले। कृष्ण देव राय के बाद में जो अगले राजा मिलेंगे वो कौन जाएंगे? तुलु वंश के अच्युत देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय के बारे में यह है कि इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो कहां से कराया था? तिरुपति से। कहां से? तिरुपति से कराया था। इन्होंने महामंडलेश्वर, कौन सा? महामंडलेश्वर, जो कि वास्तव में एक सेनापति होता था, के पद का क्या किया था इन्होंने? सृजन किया था, है ना। ठीक है, क्या क्या है? इन्होंने तिरुपति से अपना राज्याभिषेक किया। उसके बाद महामंडलेश्वर नाम का एक सैनिक पद इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद में इनके समय में एक विदेशी यात्री कौन? नूनीज, ठीक है। ये कहां थे? इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक। तो एक इनके बारे में अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय के बारे में है। अच्युत देव राय के बाद में जो अगले रूलर आएंगे वो कौन आएंगे? सदाशिव राय। इनके बाद में कौन आएगा? सदाशिव राय, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा समझने का है। यहां तक का मामला क्लियर हो गया है। अब यहां पर बहमनी साम्राज्य के बारे में एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं। ये जो बहमनी है, ठीक, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1346 में। 1346 में कृष्णा तुंगभद्रा नदी के नीचे विजयनगर, और ऊपर में कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे बहमन शाह।
बहमन शाह, जिनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। कौन? हसन गंगू। हसन गंगू के भी नाम से जाना जाता है किनको? बहमन शाह को। इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके जो सेनापति हुए थे वो थे कौन? मोहम्मद गवान। ठीक, कौन थे सेनापति? मोहम्मद गवान थे। जब तक मोहम्मद गवान सेनापति रहे तब तक बहमनी साम्राज्य एक बनकर रहा। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गवान की मृत्यु होती है, मोहम्मद गवान की मृत्यु होने के बाद में जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 अलग अलग हिस्से में टूट जाता है। जैसे पहला कौन सा? बरार। बरार के बाद में दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा? बीजापुर। बीजापुर के बाद तीसरा नंबर में कौन जाएगा? अहमदनगर। अहमदनगर के बाद चौथे में गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा के बाद 5वें नंबर पर हो जाएगा कौन सा? बीदर। समझ आ रहा है? बाद में क्या होता है? बहमन शाह के बाद में, गवान की मृत्यु के बाद में ये जो बहमनी साम्राज्य है ये बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 अलग अलग राज्यों में क्या जाता है? टूट जाता है। यहाँ पर जो बरार के रूलर रहेंगे, बरार के जो रूलर होंगे इनका नाम होगा फतेह उल्लाह, उसका उमरदुल। ठीक, दो लोग मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं? शासन चलाएंगे। एक का नाम फतेह उल्लाह, दूसरे वाले का नाम उमरदुल। ठीक है, फतेह उमरदुल। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आदिल शाह। ठीक, आदिल शाह के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे मलिक अहमद। मलिक अहमद, ये नाम याद रखना जरूरी है। बस ये जरूरी है कि बहमनी 5 अलग अलग हिस्सों में टूटता है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर में। ठीक है, गोलकुंडा में आ जाएंगे कौन? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। और यहाँ पर पहले कालसम और उसके बाद में अमीर। ठीक है, तो ये अलग अलग 5 हिस्से में कौन टूट जाएगा? बहमनी साम्राज्य टूट जाएगा। अब ये जो बहमनी है और ये जो सदाशिव राय, सदाशिव राय के समय में इनके जो सेनापति होते थे वो थे राम राय। कौन थे? राम राय। बात समझ में आ रहा है? सदाशिव राय के सेनापति कौन थे? राम राय थे। तो राम मतलब जो विजयनगर की सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। और एक तरफ पूरे बहमनी साम्राज्य, इसमें याद रखना कि इसमें बरार शामिल नहीं था। ठीक है, जो तालीकोटा का युद्ध होता है, मैंने आपको बताया ना, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो ये लगभग होता है 1565 में, जहां पर बहमनी और विजयनगर आपस में लड़ाई होती है। तो लेकिन उसमें कौन शामिल होता है? तो बरार शामिल नहीं होता है। ये चारों षड्यंत्र करके राम राय के अगेंस्ट में वॉर करते हैं, जिसको कौन सा कहा जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा कहें या इसको बन्नी हट्टी। ठीक है, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है या राक्षसी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है? विजयनगर की हार होती है और यहाँ से विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो 4 शहर ये बरार को छोड़ करके और राम राय के अगेंस्ट में जाता है, वॉर होने लगता है। यहाँ तक का मामला क्लियर है। इसके बाद सदाशिव राय खत्म हो जाएंगे। सदाशिव राय के बाद में सबसे आखिरी में कौन सा वंश राजवंश आएगा? तो अराविडु राजवंश आएगा। यहाँ तक का बात समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई समझ गया? भाई नोट्स बना के चलिए, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो अराविडु राजवंश है इसमें आपको 3 राजा मिलेंगे। एक कौन? तिरुमल। एक कौन है? तिरुमल। उसके बाद वेंकट। वेंकट के बाद कौन सा बनेगा? रंगा। ठीक है, तिरुमल के समय में ये फिर से क्या करेंगे? इनके बारे में कुछ खास नहीं है। ये जो आपका जो राम राय था, राम राय के भाई होंगे कौन? तिरुमल, जो कि अराविडु वंश का। ठीक है, जो हम्पी का जो टूटा फूटा इलाका होगा, पूरी राजधानी को ध्वस्त कर देते हैं। ये चारों मिलकर के पूरा हम्पी विजयनगर को पूरी तरीके से लूट लेते हैं। वहां पर जितना भी वेल्थ होता है उसे वो क्या करते हैं? लूट लेते हैं। उसके बाद में कौन रूलर बनेंगे? तो तिरुमल रूलर बनेंगे। इनके बारे में कुछ खास जानने का नहीं है। ये जो वेंकट है, वेंकट के समय में ये चीज है कि इनके समय में जेसुएट चित्रकार, ठीक है, इनके समय में रहेंगे। वेंकट के समय में बात समझ में आ रही है? वेंकट में भी क्या जाएगा? जेसुएट चित्रकार रहेंगे। और ये जो वेंकट का जो राज्य है, यहीं पर कौन सा जो मैसूर इलाका बनेगा? ठीक, यहाँ पर कौन से? वाडियार। वाडियार वंश की क्या जाएगी? स्थापना हो जाएगी। ठीक, वाडियार वंश की स्थापना भी कहाँ? वेंकट के समय में होगी, मैसूर के इलाके में। क्लियर है? जिसमें बाद में कौन आने वाले हैं? फिर हैदर अली। ठीक है ना भाई? और उसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र आता है रंगा के समय में, इसको शिवाजी, छत्रपति शिवाजी होते हैं, वो किसमें मिला लेते हैं? तो मराठा साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस प्रकार का जाता है विजयनगर और बहमनी पूरी तरीके से क्या जाता है? समाप्त हो जाता है। बात समझ में आया? ये जो तालीकोटा का जो वॉर होता है 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच में, ज्यादा कुछ खास इनके पास भी बचता नहीं है, पूरी तरीके से क्या जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा विजयनगर और बहमनी का हिस्सा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो क्या हो जाएगा? मुगल और मराठा। ठीक है।